औरतें एक बेंच पर बैठी थीं, किताबें पढ़ रही थीं और आपस में आराम से बातें कर रही थीं। अचानक उनमें से एक को कुछ अजीब दिखा। लोगों का एक झुंड एकदम शांत खड़ा था। उसे ये बहुत अटपटा लगा और उसने कहा कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि कोई भी हिल नहीं रहा था। तभी एक आदमी डरावने तरीके से धीरे धीरे पीछे की ओर चलने लगा। पूरे पार्क में लोग या तो जमने लगे या गिरने लगे। बेंच पर बैठी दूसरी औरत ने भी जवाब देना बंद कर दिया। जवाब देने के बजाय उसने चुपचाप अपने बालों से एक पिन निकाली और उसे अपनी गर्दन में गहराई तक घोंप लिया। हवा में एक अजीब सी बेचैनी छा गई। वहां से थोड़ी ही दूर एक कंस्ट्रक्शन टीम एक इमारत पर काम कर रही थी। हंसी मजाक चल रहा था कि अचानक उनमें से एक मजदूर छत से नीचे गिर गया। हंसी तुरंत बंद हो गई। हर कोई हैरान होकर देखने लगा, समझने की कोशिश कर रहा था कि ये क्या हो गया। फिर एक और मजदूर गिरा और उसके बाद एक और। देखते ही देखते एक के बाद एक सारे मजदूर ऊपर से गिरने लगे। जमीन एक दर्दनाक हादसे का मंजर बन गई। उसी वक्त फिलाडेल्फिया के एक हाई स्कूल में एलियट नाम का एक साइंस टीचर अपनी क्लास में बच्चों के साथ था। वो उनसे बात कर रहा था कि मधुमक्खियां क्यों गायब होती जा रही हैं। तभी वाइस प्रिंसिपल क्लास में आई। वो एलियट से अकेले में बात करना चाहती थी। वो उसके पीछे पीछे उस जगह पर गया जहां सारे टीचर इकट्ठे थे। स्कूल के प्रिंसिपल ने उन्हें बताया कि सेंट्रल पार्क में कुछ हुआ है। अभी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन अधिकारियों को शक है कि हवा में कोई जहरीली चीज छोड़ दी गई है, इसलिए स्कूल को बंद किया जा रहा है। बच्चे जल्दी जल्दी अपना बैग पैक करने लगे और डर और चिंता में घर जाने लगे। एलियट का एक दोस्त और साथ में पढ़ाने वाला टीचर जूलियन उसकी क्लास में आया। उसने एलियट को शहर छोड़ने को कहा और चेतावनी दी कि न्यूयॉर्क में जो हुआ वो जल्द ही फिलाडेल्फिया में भी हो सकता है। दोनों साथ में स्कूल से निकले तो एलियट ने अपनी पत्नी एल्मा का जिक्र किया। उसने कहा कि उनके बीच दूरियां बढ़ रही हैं और वो कुछ छुपा रही है। जूलियन ने उसे ढांढस बंधाने की कोशिश की, पर एलियट ने उसे रोक दिया और कहा कि वो इस बात को यहीं भूल जाए। उधर एल्मा घर पर बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसका फोन बजा, वो एकदम से डर गई। उसे एक अजीब सा डर लगने लगा। टीवी पर एक न्यूज अलर्ट आया और वो हैरान होकर खड़ी रह गई। एंकर बता रहा था कि न्यूयॉर्क को खाली कराया जा रहा है। एल्मा खबर सुन रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि इतनी भयानक चीज कैसे हो सकती है जो लोगों से उनका दिमाग छीन ले। एलियट ने उसे शांत रहने को कहा। उसने कहा कि वो अपना सामान पैक करके 2 मिनट में वापस आएगा। जैसे ही वो तैयार होने के लिए दूसरे कमरे में गया, एल्मा को जॉय का एक और मैसेज मिला, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज करने का फैसला किया। कहीं और जूलियन अपनी बेटी जेस के साथ रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रहा था। उसने एलियट को बताया कि उसने उनके लिए टिकट पहले ही खरीद लिए हैं और उसकी पत्नी इवेट बाद में आएगी, क्योंकि वो शहर के दूसरी तरफ ट्रैफिक में फंसी हुई है। जब एल्मा आई और उसने जूलियन को नमस्ते किया तो उसे तुरंत समझ आ गया कि इसे एलियट के साथ उसकी परेशानियों के बारे में पता है। माहौल तनाव भरा हो गया। एल्मा ने फैसला किया कि उन्हें साथ में नहीं बैठना चाहिए। उसने चुपचाप जूलियन से अपना टिकट लिया और ट्रेन में दूसरी जगह जाकर बैठ गई। वे चारों ट्रेन में चढ़ गए और ट्रेन चल पड़ी। उसी वक्त फिलाडेल्फिया के एक पार्क में वही जहरीली चीज फैलने लगी। लोग जहां खड़े थे वहीं जम गए। एक पुलिस ऑफिसर ने अचानक अपनी बंदूक निकाली और खुद पर तान ली। पास ही में एक और आदमी ने भी ऐसा ही किया। मंजर और भी डरावना होता जा रहा था। ट्रेन में एल्मा को जॉय का फोन आया। वो हिचकिचाई, फिर उसने फोन उठा लिया। उसने समझाया कि उनके बीच जो कुछ भी हुआ था वो उतना गंभीर नहीं था। वो सिर्फ एक बार साथ में खाना खाने गए थे बस। उसने कहा कि उसे और कुछ नहीं सोचना चाहिए। थोड़ी देर में एलियट और जूलियन दोनों को पता चल गया कि फिलाडेल्फिया में क्या हो रहा है। जूलियन ने अपनी पत्नी को फोन करने की कोशिश की, लेकिन खराब सिग्नल की वजह से बात ठीक से सुनाई नहीं दी। इसलिए उसने उसे मैसेज करके पूछा कि क्या वो ठीक है। इवेट ने जवाब दिया कि वो अब न्यू जर्सी के प्रिंसटन की ओर जाने वाली बस में है। एलियट ने फिर एल्मा से बात की। उसने उसे यकीन दिलाया कि वो ठीक है, लेकिन ये भी बताया कि बॉस्टन पर भी हमला हो गया है। एलियट परेशान होकर इवेट के बारे में पूछने लगा। एल्मा ने उसे बताया कि वो बस में है। यात्रियों में डर फैल गया क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि खतरा अभी टला नहीं है। ट्रेन अचानक एक छोटे से स्टेशन फिलबर्ट पर रुक गई। हर कोई हैरान होकर नीचे उतर गया। एलियट ट्रेन के एक अधिकारी के पास गया और पूछा कि क्या हुआ। उस आदमी ने बताया कि ये उनका आखिरी स्टेशन है, क्योंकि ट्रेन सर्विस बंद कर दी गई है। जब उसने जोर दिया तो उसने बताया कि बाकी लोगों से भी संपर्क टूट गया है। अब किसी को नहीं पता कि क्या हो रहा है। एलियट बाकी लोगों के पास गया और उन्हें बताया कि वो एक छोटे से शहर में पहुंच गए हैं। उसने उम्मीद बनाए रखने की कोशिश की और कहा कि शायद वो यहाँ सुरक्षित रहेंगे। सब लोग पास के एक रेस्टोरेंट में गए, जहाँ और भी बहुत सारे लोग इकट्ठे थे। एलियट जेस का ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा था,
उसने उसे खिलौने वाली अंगूठी के बारे में बताया जो भावनाओं के हिसाब से रंग बदलती है, और उसकी अंगूठी पीली पड़ गई, जिसका मतलब था कि वो मुस्कुराने वाली है। जेस ने पहले तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन थोड़ी और कोशिश करने के बाद वो आखिरकार मुस्कुरा दी। तभी एक और औरत ने एलियट को एक डरावनी वीडियो दिखाई। एक चिड़ियाघर का वीडियो था जिसमें एक आदमी शेर के पिंजरे में घुस गया था। शेर उस पर हमला कर रहे थे और देखने वाले लोग डर के मारे मजबूर होकर देख रहे थे। कुछ देर बाद अधिकारी टीवी पर आए। उन्होंने बताया कि ऐसी और भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। उनका मानना था कि ये किसी जाने पहचाने ग्रुप का काम नहीं है। पैटर्न से पता चलता है कि ये घटनाएं नॉर्थ ईस्ट तक ही सीमित हैं और अभी भी फैल रही हैं। सब लोग समझने की कोशिश कर रहे थे, तभी बिजली चली गई। पास में खड़ा एक बूढ़ा आदमी डर गया कि अगर वो एक ही जगह पर रुके रहे तो शायद बच नहीं पाएंगे। उसका मानना था कि सबसे नजदीकी सुरक्षित जगह यहाँ से 90 मील दूर है। शहर के लोग खबर सुनकर घबरा गए। बहुत सारे लोग भागने लगे, गाड़ियां बुक करके निकल गए। फ्रैंक नाम का एक आदमी जिसकी एक नर्सरी थी, उसने मदद करने की पेशकश की। वो एल्मा, एलियट और बाकी लोगों को अपने साथ चलने को तैयार हो गया, क्योंकि उसे अपने घर से सामान लेना था और उसे लगता था कि वो एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं जो अभी तक सुरक्षित है। एलियट ने जूलियन को बुलाया, जो किसी से बात कर रहा था। जूलियन परेशान होकर दौड़ता हुआ आया, क्योंकि वो 2 घंटे से इवेट से संपर्क नहीं कर पा रहा था। कुछ लोगों से जिनसे उसने बात की थी वो प्रिंसटन की ओर जा रहे थे, जहां इवेट अपने परिवार के दोस्तों से मिलने जा रही थी। इसलिए जूलियन ने उनके साथ जाने का फैसला किया। जाने से पहले उसने एलियट से कहा कि वो उसे एक बहुत ही जरूरी चीज, अपनी बेटी जेस की जिम्मेदारी सौंप रहा है। उसे लगता था कि वो एलियट के साथ सबसे ज्यादा सुरक्षित रहेगी। उसने जेस को एक फैमिली फोटो दी और फिर वो ग्रुप के साथ चला गया। फ्रैंक के घर पर सब लोग उसकी नर्सरी देखने गए। फ्रैंक ने समझाया कि उसे लगता है कि शायद ये पौधे ही इन अजीब मौतों के पीछे हैं। जब जेस ने एक पौधे को छुआ तो उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। फ्रैंक ने उन्हें बताया कि पौधे कुछ खास केमिकल सिग्नल का इस्तेमाल करके इंसानों के खास ग्रुप को टारगेट कर सकते हैं। अचानक उसकी पत्नी डर के मारे अंदर भागी हुई आई। वे सब तुरंत वहां से निकलने की तैयारी करने लगे। उधर जूलियन प्रिंसटन पहुंचा, लेकिन उसे हवा में लटकते लाशों का भयानक मंजर दिखाई दिया। जीप के अंदर एक औरत घबराने लगी। जूलियन ने उसे शांत करने की कोशिश की और उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे एक आसान सी पहेली दी। उसने उससे कहा कि जहरीली हवा को अंदर आने से रोकने के लिए सारी खिड़कियां बंद कर दे। जैसे ही वो पहेली सुलझाने की कोशिश कर रही थी, जूलियन को जीप की छत में एक छोटा सा छेद दिखाई दिया। उसे समझते देर नहीं लगी कि अब बहुत देर हो चुकी है और उनका वक्त आ गया है। कुछ ही पल बाद जीप तेजी से एक पेड़ से टकरा गई। जीप में बैठे सभी लोग मर गए सिवाय जूलियन के। वो लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला, छत्ते में सड़क पर बैठ गया और फिर आखिरकार खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए कांच के एक टुकड़े का इस्तेमाल किया। फ्रैंक और एलियट के ग्रुप के साथ वापस वे गांव के इलाकों से गुजर रहे थे। एलियट मैप देख रहा था और रास्ता बता रहा था। सड़क पर उन्हें कुछ अजीब दिखाई दिया और वे देखने के लिए भाग गए। उन्हें बहुत सारी लाशें मिली। डर के मारे वे वापस मुड़े और दूसरा रास्ता ढूंढने लगे। जैसे ही वो मुड़े तो एक आर्मी ऑफिसर वहां आया और उसने उन्हें उस तरफ भी न जाने की चेतावनी दी, क्योंकि वहां भी और लाशें पड़ी हैं। अब सिर्फ 2 रास्ते बचे थे, लेकिन दोनों तरफ से लोग एक ही खबर के साथ भागते हुए आ रहे थे कि जहरीली हवा वहां भी फैल गई है। एलियट और एल्मा एक कार में बैठे थे। जॉय ने फिर से फोन किया। एलियट ने आखिरकार पूछ ही लिया कि वो कौन था। एल्मा ने माना कि वो उसके ऑफिस से था। एलियट ने कहा कि जूलियन अब इस दुनिया में नहीं रहा। तभी वो आर्मी ऑफिसर वापस आया और उसने सबको बताया कि अब वो कहीं नहीं जा सकते, उन्हें जहां है वहीं रहना होगा। एक एक करके लोग अपनी गाड़ियों से बाहर निकलने लगे। कुछ देर बाद फ्रैंक वापस आया और खबर लेकर आया। पास के एक औरत फोन पर अपनी बेटी से बात कर रही थी, जो अभी भी प्रिंसटन में थी। वो उससे खबर जानने की उम्मीद कर रही थी। सब लोग उसके आसपास इकट्ठे हो गए। वो औरत अपनी बेटी से बात कर रही थी, जो एक बंद कमरे में छुपी हुई थी। वो उसे दरवाजा न खोलने के लिए कह रही थी और उसे खिड़कियों और पेड़ों के पास न जाने की चेतावनी दे रही थी। एलियट ने उस औरत को शांत रहने को कहा और बार बार कहा कि वो अपनी बेटी को खिड़की के पास न जाने दे। माँ अपनी बेटी को चुप रहने के लिए कहने लगी और पूछने लगी कि प्रिंसटन में हालात खराब हैं। उसकी बेटी ने कहा कि बाहर सब लोग मर चुके हैं। उसने ये भी कहा कि वो सबसे नीचे छुपी हुई है और खिड़की से बाहर नहीं देख रही है। लेकिन फिर वो अजीब मजाकिया बातें करने लगी, जिससे उसकी माँ हैरान हो गई। अगले ही पल वो भी चुप हो गई और खुद को मार लिया। एलियट को हवा चलने की आवाज सुनाई दी और वो ध्यान से सुनने लगा। वो औरत दर्द से टूट गई। एलियट सब कुछ सहकर अकेला एक तरफ बैठ गया। जेस चुपचाप उसके पास आई और उसके कान में कुछ कहा। एल्मा उन्हें देख रही थी और उसे बहुत बुरा लग रहा था।
उधर फ्रैंक समझा रहा था कि पौधे कुछ खास तरह के केमिकल सिग्नल का इस्तेमाल करके इंसानों के खास ग्रुप को टारगेट कर सकते हैं। एल्मा ने पूछा कि कौन सी प्रजाति इसके लिए जिम्मेदार हो सकती है। फ्रैंक ने कहा कि पौधे एक दूसरे की हालत समझ सकते हैं, इसलिए कुछ भी हो सकता है। आर्मी ऑफिसर ने एलियट को एक नई जानकारी दी। उसने बताया कि आंकड़ों के हिसाब से हमले पहले शहरों में शुरू हुए, फिर कस्बों में फैले और अब खुले मैदानों में भी हो रहे हैं। इसका मतलब है कि खतरा घनी आबादी वाले इलाकों में आ रहा है और सड़क पर रहना अब सुरक्षित नहीं है। एलियट उसकी बात से सहमत था। ऑफिसर ने फिर सबको बताया कि वो पहले से ही खतरे वाले इलाके में है और उनकी एक ही उम्मीद है कि वो कम आबादी वाले इलाके में चले जाएं। उसने कहा कि उन्हें 2 ग्रुप में बंट जाना चाहिए और पास के एक छोटे से शहर की ओर निकल जाना चाहिए, जो मैप पर भी नहीं है। शायद वो शहर अभी तक बचा हो। एलियट पहले ग्रुप का लीडर बना। आर्मी ऑफिसर दूसरे ग्रुप का लीडर बना और थोड़ी देर बाद वो लोग निकल गए। ग्रुप आगे बढ़ रहा था, तभी एल्मा ने एलियट को वो बात बताई जो वो छुपा रही थी। उसने कहा कि अगर वो मरने वाले हैं तो वो उससे कुछ कहना चाहती है। उसका जॉय नाम के एक लड़के के साथ थोड़ा सा चक्कर था। वे सिर्फ एक बार बाहर गए थे और मिठाई खाई थी, लेकिन उसे अभी भी बुरा लग रहा था। एलियट को बहुत दुख हुआ। उसने कहा कि उसने झूठ बोला है और वो चुपचाप आगे बढ़ गया। तभी एक भयानक पल आया। दूसरे ग्रुप में वो आर्मी ऑफिसर अचानक रुक गया और अजीब हरकतें करने लगा। वो बड़बड़ाने लगा, फिर पीछे की ओर चलने लगा, अपनी बंदूक निकाली और खुद को गोली मार दी। उसकी आवाज एलियट के ग्रुप तक पहुंच गई। उन्हें एहसास हुआ कि जहरीली हवा उन तक भी पहुंच गई है। डर फैल गया। एक एक करके लोग खुद को नुकसान पहुंचाने लगे। एलियट को गोलियों की आवाज सुनाई दी और वो डर के मारे कांप गया। उसने सोचने के लिए एक पल मांगा। थोड़ी देर रुकने के बाद वो बोला। उसका मानना था कि पौधे ही इन सब के पीछे हैं और हमला ग्रुप के साइज से शुरू होता है। उसका ग्रुप दूसरे ग्रुप से बड़ा था और शायद यही वजह है कि हमला हुआ। एल्मा ने फ्रैंक के सिद्धांत के बारे में बताया और कहा कि उन्हें दूसरों को चेतावनी देनी चाहिए। एलियट ने दुखी होकर कहा कि आर्मी वाला ग्रुप पहले ही जा चुका है। अब उन्होंने फैसला किया कि वो 3 छोटे ग्रुप में बंट जाएंगे। तभी उन्हें हवा अपनी ओर आती हुई दिखाई दी, लेकिन जब वो उनके ऊपर से गुजरी तो कुछ नहीं हुआ। वे सुरक्षित थे। वे आगे बढ़ते रहे। अब उनके साथ 2 और किशोर, जेरेड और जश भी जुड़ गए थे। भागते हुए एलियट को कुछ दिखाई दिया। पास में एक छोटी सी रिपेयरिंग ट्रक खड़ी थी। वो उन्हें उसकी ओर ले गया। अंदर उसे एक रेडियो मिला। एक मैसेज चल रहा था जिसमें बताया गया था कि जो कुछ भी हो रहा है वो हवा के जरिए फैल रहा है। फिर उन्हें पास में एक घर दिखाई दिया और वो उसकी ओर भागे, लेकिन वो जगह अजीब लग रही थी क्योंकि अंदर सब कुछ नकली था, जैसे कोई सजावट की चीजें हों। फिर भी उन्होंने खोजबीन की और उन्हें एक नक्शा मिल गया। एलियट ने समझाया कि पौधे केमिस्ट्री का इस्तेमाल करके बात करते हैं क्योंकि वे हवा में सिग्नल छोड़ते हैं। एल्मा ने धीरे से पूछा कि क्या वो सच में मानता है कि पौधे ही इन सब के पीछे हैं। एलियट ने कहा कि उसे ठीक से नहीं पता, लेकिन अगर ये हमले इंसानी ग्रुप के बड़े होने पर हो रहे हैं तो उन्हें आबादी वाले इलाकों से दूर रहना चाहिए। इसका मतलब है कि उन्हें किसी भी बॉर्डर की ओर नहीं जाना चाहिए। एल्मा उसकी बात से सहमत हो गई। फिलहाल वे लोगों से दूर रहकर कुछ हद तक सुरक्षित महसूस कर रहे थे, इसलिए ग्रुप धीरे से उस नकली घर से बाहर निकल गया। जैसे ही वे एक छोटी पहाड़ी पर चढ़े, उन्हें उसी नकली घर की ओर भागती हुई भीड़ दिखाई दी, लेकिन लोग अचानक हिलना बंद हो गए। ग्रुप को एहसास हो गया कि जहरीली हवा ने फिर से हमला कर दिया है। पास में खड़ा एक आदमी लॉन मोवर चालू करता है और सीधे उसमें घुस जाता है। बाकी लोग एलियट, एल्मा, जेस और वो किशोर जितना हो सके भाग जाते हैं। कुछ वक्त बाद वो किशोर अपना डर कम करने के लिए मजाक करने लगे और बातें करने लगे। एक किशोर ने एलियट की अंगूठी की तारीफ की, दूसरे ने वो उससे छीन ली और कहा कि ये नकली है। पास के एक मैदान में उन्हें एक रेडियो मिला जो चल रहा था। एक प्रसारण में बताया गया कि राज्य के इस हिस्से के लोगों को वेस्ट की ओर पुलिस के कंट्रोल वाले इलाकों में चले जाना चाहिए। तभी रेडियो बंद हो गया और उसके से आवाज आनी बंद हो गई। आखिरकार ग्रुप एक घर तक पहुंचा। एलियट ने पूछा कि क्या उन्हें अंदर जाना चाहिए। एल्मा ने कहा कि जेस सिर्फ 8 साल की है और उसे खाना चाहिए। एलियट अंदर की बात जानने की कोशिश करते हुए अपनी फार्मेसी में नौकरी करने के दौरान की एक मजाकिया बात बताता है। उसने एक खूबसूरत कोलीग के बारे में बताया जिससे वो पसंद करता था, लेकिन उससे बात करने की कभी हिम्मत नहीं हुई। एल्मा मुस्कुराई। ये साफ था कि उसने उसे माफ कर दिया है। वे धीरे धीरे घर के पास पहुंचे और दरवाजे पर सुनने लगे कि क्या अंदर कोई है। इसी बीच जेस पास में लगे एक पेड़ के झूले पर झूलने लगी। एल्मा ने कहा कि वो बस 1 मिनट के लिए वहाँ झूल रही है। वो किशोर बेचैन हो गए। उनमें से एक ने कहा कि उन्हें दरवाजा तोड़कर अंदर चले जाना चाहिए और कहा कि अंदर के लोग शायद पहले ही मर चुके होंगे। उसने कहा कि वे बस खाएंगे, कुछ पैसे छोड़ देंगे और चले जाएंगे।
तभी कुछ हरकत उसे घर के अंदर दिखाई दी। एलियट ने भी पास से देखा तो उसे भी कुछ दिखा। उसने अंदर के लोगों से कहा कि वे सुने, उनके साथ एक छोटी लड़की है और उन्हें बस खाने के लिए कुछ चाहिए। लेकिन दरवाजे के पीछे से एक आवाज ने उन्हें वहाँ से चले जाने की चेतावनी दी। एलियट ने शांति से कहा कि कोई बीमार नहीं है, क्योंकि वे सब अभी भी जिंदा और ठीक है। ये साबित करने के लिए वो गाना भी गाने लगा। लेकिन वो किशोर गुस्सा हो गए। उनमें से एक ने कहा शायद अंदर और लोग भी हैं, शायद खतरनाक लोग। जैसे ही एक किशोर दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा, दरवाजे से एक बंदूक चली और एक किशोर गिर गया। फिर खिड़की से गोली चली और दूसरा किशोर भी मर गया। एलियट उनकी तरफ भागा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एल्मा ने उसे पीछे खींचा और कहा कि उन्हें जेस को बचाना है और उन्हें वहाँ से जाना होगा। इसलिए वे तीनों उस जगह से भाग गए। कुछ देर बाद वे एक और घर के पास पहुँचे। एल्मा ने देखा कि उस जगह पर बिजली नहीं है और ऐसा लग रहा है कि वहाँ लंबे समय से कोई नहीं रहता है। एलियट ने कहा कि वो खुद जाकर देखेगा। वो घर तक गया और घंटी बजाई। एक रॉकिंग चेयर पर बैठी एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। उसने दयालुता से उससे कहा कि आसपास बहुत दूर तक कुछ नहीं है और वे दुनिया से दूर एक शांत जगह पर हैं। उसने उन्हें गर्म खाना खाने को दिया। आभारी और थके हुए वे सब खाने के लिए बैठ गए। बूढ़ी औरत ने धीरे से बात खत्म की और कहा कि वो उम्मीद करती है कि उनके पास जो कुछ है वो काफी होगा, क्योंकि उसे मेहमानों के आने की कोई उम्मीद नहीं थी। तभी एल्मा ने धीरे से कहा कि ये जगह बहुत खूबसूरत और शांत है। इसके बाद उसने उसे एक झरने के घर के बारे में बताया जो मेन बिल्डिंग के पीछे है। उसने बताया कि झरने का घर एक पतली और खोखली पाइप के जरिए मेन घर से जुड़ा हुआ है और जब भी कोई वहाँ से कुछ बोलता है, चाहे धीमी आवाज में भी, तो वे मेन घर में साफ सुनाई देता है, जैसे कोई बंद तहखाने से फुसफुसा रहा हो। बाद में जब जेस ने जिज्ञासा से एक बिस्किट उठाया तो बूढ़ी औरत ने जल्दी से उसके हाथ पर मार दिया और एक ठंडे और सपाट स्वर में कहा कि किसी को भी वो चीजें नहीं छूनी चाहिए जो उनकी नहीं है। कुछ देर चुप रहने के बाद एलियट ने विनम्रता से उससे पूछा कि क्या उसके पास कोई रेडियो या और कुछ है जिससे वे बाहरी दुनिया से जुड़ सके, लेकिन औरत ने जल्दी से मना कर दिया। उसने कहा कि उसके पास अपना वक्त बिताने के लिए और भी बहुत सारे तरीके हैं। उसने ज्यादातर चीजें खुद बनाई है और अपना सारा खाना खुद बनाती है। जब उन्होंने उससे पूछा कि क्या वो कभी बाहर किसी से बात करती है, तो उसने कहा कि वो किसी से बात नहीं करती और वो किसी से बात करना नहीं चाहती। एल्मा ने धीरे से पूछा कि उसे कैसे पता चलेगा कि बाहर कुछ बुरा हो रहा है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, औरत ने अपनी आवाज तेज कर दी। उसने कहा कि वे उसे बाहरी दुनिया के बारे में कुछ भी न बताएं, वो इससे दूर रहना चाहती है। उसने कहा कि दुनिया ने उसकी परवाह नहीं की थी जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो इसलिए अब उसे भी कोई परवाह नहीं है कि दुनिया का क्या होता है। फिर दुखी स्वर में उसने कहा कि शायद उन्हें रात भर यहाँ रुकना पड़ेगा। उसने एक कमरे की तरफ इशारा किया और कहा कि वे वहाँ सो सकते हैं। कमरे के अंदर हमने जेस को बिस्तर पर लेटने में मदद की। एल्मा साफ तौर पर डरी हुई लग रही थी। एलियट ने धीरे से एल्मा को यकीन दिलाया और कहा कि वो जेस का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है और वो जो कुछ भी कर सकती है वो सबसे अच्छा कर रही है। हालांकि एल्मा परेशान लग रही थी। उसने कहा कि उस बूढ़ी औरत के बारे में कुछ है जो उसे परेशान कर रहा है। उसने कहा कि वो औरत ठीक नहीं लग रही, एक बच्चे को मारती है, उसे कुछ गलत लग रहा था। एलियट ने उसे याद दिलाया कि उनके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, उन्हें रहने के लिए जगह चाहिए और उसे एल्मा और जेस दोनों के साथ वक्त गुजारने की जरूरत है ताकि वे ठीक हो सकें, फिर से जुड़ सके और वे जो कुछ भी फिर से बना सकते हैं उसे बना सकें। तभी उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। बूढ़ी औरत वहाँ खड़ी थी। उसने कहा कि उसने कुछ फुसफुसाहट की आवाजें सुनी है। उसने उन पर चोरी करने की योजना बनाने का इल्जाम लगाया है। एलियट ने शांति से मना कर दिया। फिर वो उसे घूरती है और एक अजीब सवाल करती है कि क्या वे उसे उसकी नींद में मारने की साजिश कर रहे हैं। एलियट हैरान हो जाता है लेकिन धीरे से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगली सुबह एलियट अकेले उठा। एल्मा और जेस कमरे में नहीं थी। वो जल्दी से उठा, खिड़की पर जाकर देखा और फिर घर के हर कमरे में उन्हें ढूंढने लगा। उसने किचन में भी देखा, कहीं भी कोई नहीं था। फिर वो बूढ़ी औरत के बेडरूम की तरफ गया। उसने दरवाजा खटखटाया, एक सेकंड इंतजार किया और फिर दरवाजा खोल दिया। उसने देखा कि बिस्तर पर कोई लेटा हुआ है, लेकिन जैसे ही वो करीब गया उसे एहसास हुआ कि वो कोई आदमी नहीं है, वो सिर्फ एक गुड़िया थी। तभी बूढ़ी औरत उसके पीछे आ खड़ी हुई। उसका मूड एकदम से बदल गया। वो गुस्से और डर से भरकर उस पर चिल्लाने लगी। उसने कहा कि वे यहाँ उसे लूटने आए हैं। उसने कहा कि वे सब अभी मेरे घर से निकल जाओ। एलियट उसके पीछे भागा। जब वो यार्ड में गई, उसने उसे शांत करने की कोशिश की और कहा कि वो सिर्फ एक टीचर है, लेकिन जैसे ही वो मुड़ी वो अजीब हरकतें करने लगी। वो लड़खड़ाने लगी और उसकी हरकतें स्लो और अजीब होने लगी। एलियट को समझ आ गया कि जहरीली हवा इलाके में आ गई है। वो डर गया और वापस अंदर भाग गया। उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और हवा को अंदर आने से रोकने के लिए जल्दी से दरवाजे को नीचे से बंद कर दिया। खिड़की से उसने फिर से बूढ़ी औरत को देखा। वो अपना सिर कांच पर मार रही थी। कांच के टूटने की आवाज पूरे घर में गूंज उठी। उसका शरीर गिर गया। एलियट अंदर ही रहा, खुद को शांति से बंद करके। उम्मीद कर रहा था कि उसके पास वक्त होगा। तभी एलियट को कुछ अजीब महसूस होने लगा। अपने कमरे में उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगी जो लगभग एल्मा और जेस जैसी लग रही थी।
हैरान और थोड़ा डरा हुआ उसने उन्हें आवाज दी, ये उम्मीद करते हुए कि वे जवाब देंगे। लेकिन जैसे ही उसने चारों ओर देखा उसे समझ आ गया कि वहाँ कोई नहीं है। कमरा खाली था, कोई नहीं था। उसे कुछ गलत लगने लगा तो वो बाहर निकला और दूसरे कमरे में चला गया। वहाँ की खिड़की से उसे वही झरने का घर दिखाई दिया जिसके बारे में उस बूढ़ी औरत ने उसे पहले बताया था। उसी वक्त उसे आखिरकार समझ आ गया ये आवाजें वहीं से आ रही होंगी। उसने जल्दी से एल्मा और जेस को आवाज दी और उन्हें चेतावनी दी कि जहरीली हवा इलाके में आ गई है। उसने कहा कि वो हर खिड़की बंद कर दे और सारे वेंट को ब्लॉक कर दें। वे दोनों उसके कहे अनुसार दौड़ पड़े। उन्होंने हर दरवाजा बंद कर दिया, हर खिड़की कसकर बंद कर दी और हवा को अंदर आने से रोकने के लिए हर छेद को कपड़ों से ढक दिया। सब कुछ सिक्योर करने के बाद एलियट चुपचाप एक कोने में बैठ गया। वो बहुत डरा हुआ था लेकिन बात करने के लिए शांत था। वो सबके लिए माफी मांगने लगा। वो कहने लगा कि वो बहुत दुखी है कि वो उन्हें यहाँ लेकर आया और उनकी हिफाजत नहीं कर सका। फिर उसने कहा कि शायद ये पौधा ही इन सब के पीछे है। ये अब और भी बुरे तरह से हमला कर रहा है। हो सकता है ये अब पहले से ज्यादा खतरनाक हो गया हो। वो कहता है कि वो उनके साथ रहना चाहता था, उनकी मदद करना चाहता था, बस यहाँ कमरे में छिपना नहीं चाहता था। एक लंबे ब्रेक के बाद एलियट अपनी पहली डेट के बारे में बताने लगता है। वो छोटी छोटी बातें याद करता है, वो बातें जो उन्होंने एक वक्त पर शेयर की थी जब वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ये सुनकर दोनों ही भावुक हो जाते हैं। उनकी आंखों में बहुत दुख है लेकिन साथ ही प्यार भी। एलियट कहता है कि अगर उसे मरना है तो वो अकेला नहीं मरना चाहता। वो चाहता है कि जब ऐसा हो तो वो एल्मा के साथ हो। और बिना कुछ सोचे वो धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ता है और मेन दरवाजे से बाहर निकल जाता है। वो उस मैदान की तरफ चलने लगा जहाँ एल्मा और जेस है। एल्मा उसे देखती है और उसकी तरफ बढ़ने लगती है। जेस उसके पीछे चलती है। वे तीनों धीरे धीरे डरते हुए एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। आखिरकार एलियट एल्मा का हाथ पकड़ लेता है और कुछ नहीं होता। उन्हें कुछ नहीं लगता। हवा बिल्कुल नॉर्मल लगती है। खतरा टल गया लगता है। राहत महसूस करते हुए वे तीनों घर के अंदर चले जाते हैं। वे एक छोटे से कमरे में बैठ जाते हैं एक दूसरे के करीब। एलियट सोचता है कि शायद ये भयानक घटना उनके दरवाजा खोलने से पहले ही खत्म हो गई थी। शायद उन्होंने काफी देर तक दरवाजा बंद रखा था। 3 महीने बाद चीजें बदली हुई दिखाई देती हैं। जेस अब एल्मा और एलियट के साथ रह रही है। आज जेस का स्कूल में पहला दिन है। एल्मा उसे तैयार करने में उसकी मदद करती है और उसके बाल बनाती है। उसके बैग में एक फैमिली फोटो रख देती है ताकि अगर उसे घर की याद आए तो वो उसे देख सके। एलियट उसे बाहर तक छोड़ने आता है और वे साथ में स्कूल बस का इंतजार करते हैं। टेलीविजन पर न्यूज में नई रिसर्च दिखाई जा रही है। साइंटिस्ट को देश के अलग अलग हिस्सों में वो अजीब पौधे मिले हैं। अभी भी रिसर्च चल रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये घटनाएं समुद्र में होने वाली लाल लहरों की तरह हैं, जो बहुत तेजी से होने वाली जीव रासायनिक बदलावों की वजह से होती हैं। न्यूज एंकर पूछता है कि ये बात सच है कि वे घटनाएं एक खास वक्त पर शुरू हुई और खत्म हो गयी। एक पर्यावरण वैज्ञानिक जवाब देता है कि ये तो कुदरत का करिश्मा था, कुछ ऐसा जो उनकी समझ के बाहर था। उसने कहा कि ये तो बस शुरुआत हो सकती है। उसकी राय है कि ये पूरी तरह तबाह नहीं हुआ है, ये तो बस एक वार्निंग थी, एक इशारा था कि आगे कुछ और बुरा हो सकता है। उसी वक्त एल्मा प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही है। वो जल्दी से रिजल्ट देखती है। टेस्ट पॉजिटिव है। वो माँ बनने वाली है। उसकी चेहरे पर खुशी छा जाती है। वो एलियट का इंतजार करने के लिए बाहर निकल आती है। जब वो आता है तो वो उसे ये खुशखबरी सुनाती है। वे दोनों एक दूसरे को कस के गले लगा लेते हैं, खुशी और उम्मीद से भरे हुए। सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप ऐसे और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।